हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का युक्ति आइस पर स्वागत है। 71वीं बीपीएससी करंट अफेयर सीरीज में समाधान 2.0 के तहत जनवरी 2025 इंटरनेशनल करंट पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज हमारा डे 3 है, तो लगातार चीज़ों को कवर करने का प्रयास रहेगा। इम्पोर्टेंट 30 एमसीक्यू को आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोग युक्ति आइस को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करते हैं तो आपको सारे कंटेंट आपको उपलब्ध कराए जाते हैं वहाँ पर, जो आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल पर हैं तो आप ज़रूर हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अगर आप व्हाट्सएप चैनल पर हैं तो आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा और फेसबुक पर हैं तो हमें वहाँ फॉलो कर सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, शुरुआत हम लोग करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है जनवरी 2025 में किस संगठन ने 2025 को ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र यूएन के द्वारा, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के द्वारा या विश्व आर्थिक मंच के द्वारा? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कि इस प्रकार के जो ग्लेशियर संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया जाता है, तो इस प्रकार के बहुत से वर्ष आपको यूएन के द्वारा, उसके जनरल असेंबली के द्वारा घोषित किया जाता है। तो इसके सही संदर्भ में हम सही उत्तर को देखेंगे, ऑप्शन ए। अगर हम बात करें तो यह ध्यान रखिएगा, यह दिसंबर 2022 में, याद रखिएगा 2022 में एक प्रस्ताव पारित कर इसे 2025 के लिए क्या किया गया था, रिजर्व किया गया था। जो वर्ष होगा 2021 ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जाएगा। अगर हम इसके अतिरिक्त कुछ और भी तथ्य को देखें तो समझने का प्रयास कीजिएगा यहाँ पर कि दिसंबर 2022 में क्या किया गया, अंतर्राष्ट्रीय जो ग्लेशियर वर्ष संरक्षण वर्ष घोषित किया गया। अब इसके साथ यूनेस्को का ध्यान रखिए, इस पहल में प्रमुख भूमिका यूनेस्को है, विश्व मौसम संगठन है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन के नेचर में यदि आपको ऑप्शन में दोनों दे दिया जाता तो ध्यान रखिएगा एक से अधिक भी हो सकता है ऑप्शन आपका, और उपयुक्त एक में से अधिक, ये भी ऑप्शन आपको ध्यान में रखनी है। इसलिए ध्यान रखिएगा क्वेश्चन के पैटर्न पर आपका उत्तर तय होगा। तो यहाँ पर यूनेस्को भी इसके लिए जिम्मेदार संस्था है, और विश्व मौसम संगठन, जिसे हम लोग वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO कहते हैं, कि एक सह परियोजना से यह क्रियान्वित किया जाएगा। अब यहाँ पहल ये क्यों किया जा रहा है, आप जान रहे होंगे, जलवायु परिवर्तन को लेकर ग्लेशियर लगातार क्षय हो रहा है, उसका क्षरण हो रहा है, तो यह ज्वलंत मुद्दा है। इसके लिए डेटा एकत्रण के लिए बात की जा रही है ताकि वित्तीय उपायों को सुझाया जा सके, उसके लिए हम दिशा निर्देश जारी कर सके। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025 में और भी कुछ है जिसको आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ ध्यान रखें, इंटरनेशनल ईयर ऑफ जो ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, जो हमारा संरक्षण वर्ष है, ये तो घोषित है यूनेस्को WMO के द्वारा। इसके साथ दो और भी है जिसमें हम लोग बात करते हैं क्वांटम साइंस और टेक्नोलॉजी का। IYQ 2025 घोषित किया गया है यूएन जनरल असेंबली के द्वारा, इसे जून 2024 में घोषित किया गया। तो यह वर्ष आपको क्या है, क्वांटम साइंस, इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। जबकि लास्ट ईयर में आप लोग को 17वीं बीपीएससी आप लोग को तैयारी करवा, तो उस समय भी इसको मैंने कवर किया था, याद कीजिएगा, आप लोग जाके PYQ को सॉल्व कीजिएगा। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्या है, कोऑपरेटिव 2025, IYC 2025, यह सहकारी संस्थाओं के लिए, जो कोऑपरेटिव संस्थाएं हैं उसके लिए सतत विकास के योगदान के लिए भी आपको यूएन जनरल असेंबली के द्वारा यह घोषित किया गया है जून 2024 में। तो इस वर्ष आपका 3 अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित है। तो यहाँ से आपको प्रश्न पूछ सकता है या इसके फॉर्मेशन का डेट भी पूछ सकता है। दिसंबर 2022 याद रखिएगा आपको, फिर उसके बाद जून 2024 और जून 2024 याद रखिएगा, कब कब इसे घोषित करने की प्रक्रिया अपनाएगी। क्लियर है? चलिए आगे हम बात करते हैं। दूसरे नंबर प्रश्न है, जनवरी 2025 में किस देश ने COP 30 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की घोषणा की है, जो नवंबर में आपको घोषित होगा, यह इसका आयोजन होगा, इसको ध्यान में रखना है। तो ब्राजील, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी। तो यहाँ पर सही उत्तर इसका क्या होगा, सही उत्तर इसका ब्राजील ने ऐसी घोषणा की है कि अगला जो 30 होगा, कोप जो पार्टियों का सम्मेलन होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज 30, जिसके नाम हम लोग 30 सम्मेलन होगा, वो ब्राजील में आपको आयोजित किया जाएगा। अगर हम इसके संदर्भ को देखें, इसके बातों को देखें, तो COP 29 जो हुआ था, COP 29 कहाँ हुआ था, आपको याद रखना है कि आपको 22 नवंबर 2024 को बाकू में हुआ था। याद रखना है, बाकू कहाँ है, अजरबैजान में है, अजरबैजान, यह देश नाम याद रखना है। और यहाँ पर एक चीज यानी कि फोकस यहाँ क्या रखा गया था, क्लाइमेट चेंज और लॉस एंड डैमेज LND फंड की बात की गई थी। तो उसी को आगे बढ़ाया जाएगा। बहुत से मुद्दे ऐसे जिस पर चर्चा इस बार सम्मेलन में आयोजित किए जाएंगे, तो इसका फैक्ट याद रखना। जैसे
कि आपको जो UNFCCC के अंतर्गत यह कॉन्फ्रेंस होती है, जिसकी 30वीं बैठक आपको ध्यान रखना है इस बार ब्राजील में आयोजित होने की संभावना, जहां पर नवंबर 2025 में इसकी मेजबानी है, जो अंतिम तिथि अभी घोषित नहीं की गई है। अब यह बेले ब्राजील में होगा, याद रखिएगा कहाँ, बेले ब्राजील में। यह घोषणा वहां के राष्ट्रपति के द्वारा की गई। आयोजक संस्था कौन होता है? UNFCCC, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट जो फ्रेमवर्क जो कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है उसके द्वारा किया जाता है। अगर हम COP29 की बात करें तो आपको 11 से 22 जो नवंबर है 2024 में हुआ, बाकू अजरबैजान में हुआ था। फोकस बिंदु था क्लाइमेट जो फाइनेंस है, जलवायु वित्त और लॉस एंड डैमेज फंड है, इस पर आपको कार्य करने की बात की गई, तो मुद्दे की गई थी। उसके लिए मुख्य मुद्दे फोकस बनाए गए थे $100 अरब का प्रतिवर्ष सहायता देने का COP29 में। इसे नई रूपरेखा लक्ष्य के साथ 2025 में के बाद आपको न्यू कलेक्टिव जो क्वांटिफाइड गोल है, जिसे NCQG कहते हैं, जिसमें जलवायु वित्त लक्ष्य निर्धारित किया गया था, वो उस पर भी आपको ध्यान रखना है, इस वर्ष चर्चा हो सकता है। लॉस एंड डैमेज फंड की बात करते हैं तो COP27 मिस्र में यह घोषणा की गई थी कि 2022 में कि हम क्या करेंगे, जो विकासशील देश होंगे उसको प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के लिए, हम जो विकसित देश है जलवायु परिवर्तन की रक्षा के लिए हम ये सब सुविधाएं देंगे कि हम एक फंड रिलीज करेंगे जिसमें हम लोग $100 अरब का प्रतिवर्ष सहायता अनुदान देंगे। पर ऐसा भी हो नहीं सका, ये चीजें चल रही हैं लगातार। हालांकि ध्यान रखिएगा इसी साथ नेशनल क्लाइमेट प्लान भी चल रहा है देशों के, उनके 2025 में नई राष्ट्रीय जलवायु योजनाओं के तहत जो अपडेटेड NDC प्रोग्राम है वो भी मार्गदर्शन किया गया था COP29 में। तो यह जो 30 का जो कोप होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि जो पीछे बच गए हैं मुद्दे और कुछ नए मुद्दों को शामिल किया जाएगा। इसी बीच जो युद्ध के क्षेत्र है जहां पर युद्धक विमानों के साथ जलवायु परिवर्तन को प्रभावित कर रहा है, ये सब भी मुद्दे बने रहेंगे। तो ये आप चर्चा का विषय रखिए। COP29 जो 29 और जो 30 है उसको दोनों को समानांतर रूप से आप देख के चलिएगा। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है जनवरी 2025 में भविष्य के लिए शिक्षा पर एक नई रिपोर्ट जारी की है। किस संगठन के द्वारा? यूनेस्को द्वारा, यूनिसेफ, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना, इसमें ध्यान रखिएगा, आप इसके ऑप्शन से भी उत्तर लगा सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन भविष्य के लिए शिक्षा, तो शिक्षा की बात कौन करता है? ये ध्यान रखिएगा, शिक्षा की बात यूनेस्को बहुत ऐसी संस्था अपने संस्था जो है कार्य करती है अपने विभिन्न संबद्ध संस्थाओं के साथ, जहां पर शिक्षा को लेकर वो ज्यादा जागरूक रहती है। तो ध्यान रखिए यूनेस्को के द्वारा यह संस्था क्या की है, नई रिपोर्ट जारी की। यहाँ पर ध्यान रखिए कुछ 2 रिपोर्ट इसके बहुत ही चर्चा के विषय। एक यूरोप के लिए, ध्यान रखिएगा यूरोप के लिए है जो आपको यूनेस्को के द्वारा जारी किया गया है। अब यहाँ रखिए, इस संदर्भ को अच्छे से देखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर ध्यान रखिए बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए गो स्टूडेंट फ्यूचर ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2025 है, जो मौजूदा शिक्षा प्रणाली में भविष्य के विद्यार्थियों के लिए तैयार करने के लिए एक रिपोर्ट जारी करता है। जो इसका निष्कर्ष बोलता है ना कि 52% विद्यार्थी मानते हैं कि वर्तमान स्कूली शिक्षा उन्हें भविष्य और आवश्यकताओं के पर्याप्त तैयारी नहीं कर रही है। अर्थात जो भी एजुकेशन सिस्टम है उस पर हमको और भी कार्य करने की बात कर रहा है। AI जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, शिक्षा के महत्वपूर्ण अंग बनता जा रहा है, लेकिन शिक्षकों को इसको अपनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है। शिक्षक इसमें अभी उतना क्या हुए हैं, दोस्ताना रवैया इनके साथ नहीं हुआ जाए AI का वृहद रूप वो अपना सके। इसी तरह 62% प्रतिभागियों का मानना है कि प्रारंभिक जो परीक्षाओं के बजाय प्रायोगिक और सिमुलेशन आधारित मूल्यांकन अधिक प्रभावी होगा। जो हमारा पिछला ट्रेंड है शिक्षा का विभिन्न देशों में परीक्षा लेने का, उसके ट्रेंड को चेंज करने की बात कर रहा है। डिजिटल उपकरणों को उपयोग की बढ़ावा दे रहा है, किंतु अभिभावकों के बीच स्क्रीन टाइमिंग को लेकर चिंताएं बनी हुई। इससे संबंधित बहुत से ऐसे मान रहे हैं कि डिजिटल हम उपकरणों का प्रयोग करेंगे शिक्षाओं को लेकर, शिक्षा पद्धतियों में, तो इससे क्या होगा, बच्चे और भी अधिक सजग हो पाएंगे, अधिक सीख पाएंगे। पर एक कंसर्न यह भी कि स्क्रीन टाइमिंग बच्चों को देखने का, जो मोबाइल देखने का प्रवृत्ति हो, बढ़ न जाए, यह भी एक कंसर्न इसके साथ। आदर्श भविष्य के लिए शिक्षा होगी AI और मानवीय शिक्षण का संतुलन बनाने की बात कर रहा है, जो आपको इस रिपोर्ट फ्यूचर ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2025 उसके तहत। वहीं OECD के द्वारा एक ट्रेंड शेपिंग एजुकेशन 2025 आपको रिपोर्ट जारी किया है, जहां पर AI तकनीक, VR और AR जो तकनीक आधारित शिक्षण है, जो आप देखते होंगे स्कूलों में लगाया जाता है, कॉलेजों में लगाया जाता है AI कंसेप्ट, VR और AR
पैटर्न के आधार पर शिक्षा दी जाती है स्क्रीनिंग के लिए, उसके लिए शिक्षा असमानता और ध्रुवीकरण पर ध्यान देने की बात करता है। वहीं अधिक लचीला, फ्लेक्सिबल और समावेशी, इंक्लूसिव बनाने की रणनीतियों की बात करता है। कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है कि जो वैश्विक नागरिकता, डिजिटल साक्षरता, जीवन पर्यटन सीखने, जो इन लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है उस पर बल देता है यह रिपोर्ट। तो कुल मिलाकर दोनों रिपोर्ट से आप यह समझिएगा कि एआई का प्रयोग की बात कर रहा है, लचीला, अधिक लचीला, फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहा है, समावेशी, इंक्लूसिव की बात कर रहा है और लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात कर रहा है यह रिपोर्ट। तो आने वाले कुछ सालों में हमारे शिक्षा के तकनीक बदल जाएंगे, शिक्षा को अपनाने की प्रवृत्ति चेंज हो जाएगी। इस तरीके से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिएगा। वही यूनेस्को की बात करें तो ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को किया गया। वर्तमान जो अध्यक्ष है आंद्रे ओजेल है, फ्रांस के हैं। और ध्यान रखिए विश्व धरोहर स्थल हेरिटेज को क्या करता है, चिन्हित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए काम करता है। ये सब फैक्ट याद रखिएगा। इसके साथ यूनेस्को की हम बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि यूनेस्को जो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एंड इमरजेंसी फंड, जिसे अब यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड कहा जाता है, इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। न्यूयॉर्क मुख्यालय है अमेरिका में। वर्तमान कार्यकारी निदेशक कैथरीन रेसले हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका की हैं। और यह बच्चों के प्राथमिक शिक्षा के लिए कार्य करता है। इससे संबंधित आपको ध्यान रखना है, उसके प्राथमिक शिक्षा, बच्चों के अधिकारों के लिए, स्वास्थ्य शोषण के लिए, ये सब चीज़ें क्या, जिसके लिए भारत मिड डे मील, टीकाकरण अभियान, बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य कार्यक्रम, ऐसे योजनाएं चलाता है इससे रिलेटेड कंबाइंड होकर। तो ध्यान रखिएगा। इसी साथ संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे यूएनडीपी भी कहते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना 1965 में की गई थी न्यूयॉर्क अमेरिका में। ध्यान रखिएगा इसका जो वर्तमान जो कार्य प्रमुख हैं वो आर्चिन स्टीनर है, इनका नाम याद रखिएगा, ये चर्चा में रहते हैं। इसे जो भी आपको वर्तमान महानिदेशक है या प्रमुख है उनसे प्रश्न आपसे पूछता है। इस तरीके से आपको चीज़ों को ध्यान में रखना है। चौथे नंबर प्रश्न पर आते हैं। चौथा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जनवरी 2025 में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक का विषय क्या था। पहला है वैश्विक सहयोग के लिए मजबूत करना, बुद्धिमत्ता युग में सहयोग करना, एक टिकाऊ भविष्य का निर्माण करना, प्रौद्योगिकी और नवाचार। देखिए आप लोग उत्तर दीजिए, कमेंट सेक्शन में प्रश्न का उत्तर दीजिए। जो भी आपका कंटेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा उससे संबंधित आपको अगर लगता है कि आपका ऑप्शन सही होगा तो जरूर दीजिए। प्रैक्टिस करते करते आप लोग और भी बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर दीजिएगा। अगर 4 नंबर प्रश्न का आते हैं तो सही उत्तर इसका क्या होगा, बुद्धिमत्ता युग में सहयोग। देखिए जो जनवरी आपको पिछले सेशन में मैंने कवर किया था विश्व आर्थिक मंच के बारे में, तो जनवरी 2025 में ध्यान रखिएगा यह विश्व आर्थिक वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है उसकी वार्षिक बैठक होती है, जिसका विषय बनाया जाता है कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंस एज, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, बुद्धिमत्ता युग में सहयोग। तो इस तरीके से इसने क्या किया, टेक्नोलॉजी और नवाचार को लेकर एक थीम बनाता है। जो हमारा टेक्नोलॉजी और नवाचार को लेकर थीम बनाएगा, वैश्विक नेताओं और व्यावसायिक जगत के बुद्धिमत्ता युग में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल परीक्षण डेटा संरक्षित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, टिकाऊ और समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे विषय पर काम करना चाहता है जहां पर हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता और हरित प्रौद्योगिकी अवसरों को, चुनौतियों दोनों को प्रदान कर सके और एक नई उपलब्धियों को प्राप्त कर सके। इस तरीके से हम क्या करें, जो कोलैबोरेशन कर रहे हैं, जो हमारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता एज है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाती है या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात किया जाता है, वहां पर ये सब चीज़ों का महत्व बढ़ जाता है। वहीं 2030 में 12 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का बाजार यह बोलता है कि यह क्षेत्र हो जाएगा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का। इस तरीके से विश्व आर्थिक मंच के बारे में मैंने कल भी चर्चा किया था। इसके प्रमुख कौन, जिसकी स्थापना जिनके द्वारा किया गया था, क्लास श्वाब के द्वारा 1971 में किया गया था। और ध्यान रखिए 1987 में से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बना दिया गया। यह पहले यूरोपीय प्रबंधन फोरम के तौर पर जाना जाता था। यह रिपोर्ट बहुत जारी करता है, सूचकांक याद रखिएगा, वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, वैश्विक लिंग अंतर रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, वैश्विक यात्रा, वैश्विक पर्यटन, नौकरियों पर भविष्य रिपोर्ट जारी करता है। वहीं सूचकांक की बात करते हैं, यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक भी जारी करता है। तो इस प्रकार के बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था हर बार यह इसकी वार्षिक बैठक जब भी होती है चर्चा का विषय बनता है। तो आप लोग इसे जरूर कवर करने का प्रयास कीजिएगा। 5वें नंबर प्रश्न पर आते हैं। जनवरी 2025 में किस अफ्रीकी देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इसे स्टार श्रेणी में रखिएगा क्योंकि पहली बार हो रहा है। पहली बार जब भी होता है बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है। तो ध्यान रखिएगा, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, इथोपिया, मिस्र। तो अगर हम बात करें कि
नाइजीरिया पहले ही 1999 से अपना एजेंसी चला रहा है। वहीं ये दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो 2010 में यह इसने अपना जारी किया। मिस्र भी आपको लगभग 2019 से आपको क्या कर रहा है, अपना अंतरिक्ष एजेंसी पर काम कर रहा है। पर यहाँ पर इथोपिया एक ऐसा देश बनता है जो इस वर्ष अपना अंतरिक्ष एजेंसी बनाया है। तो ध्यान रखिएगा, लॉन्च किया। हालांकि इससे पहले इसका पहला जो उपग्रह लॉन्च हो चुका है, उपग्रह किसके, चीन के सहायता से। तो यह भी आपको ध्यान रखिएगा कि इसने अपना एक उपग्रह लॉन्च कर रखा है 2019 में ही। इथोपिया ने चीन के मदद से पहला उपग्रह लॉन्च किया जब यह स्वतंत्र अंतरिक्ष एजेंसी नहीं था। अब नाइजीरिया, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका जैसे पहले से ही राष्ट्रीय स्तर पर एजेंसियां कार्य कर रही है। अगर मिस्र की बात करें 2019 में इजिप्टियन स्पेस एजेंसी के तौर पर इसका मुख्यालय काहिरा मिस्र में है। नाइजीरिया की बात करें तो आपको नेशनल स्पेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना 1999 में की गई। इसका अबुजा में आपको इसका नाइजीरिया जो वहाँ पर इसका मुख्यालय है। दक्षिण अफ्रीका स्थापना 2010 में प्रिटोरिया में इसका मुख्यालय है। वहीं इथोपिया की बात करें तो आपकी गठन जनवरी 2025 में एडिस अबाबा इथोपिया में इसका मुख्यालय है। तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछ सकता है ऑप्शन के तौर पर भी, या आपका जो चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं हम इसरो की बात करें तो ध्यान रखिएगा 15 अगस्त 1969 में क्या हुआ, इसकी स्थापना की गई थी। 1962 के जो इन स्पार है उनके स्थान पर किया गया था। याद रखिएगा, संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई जिसके बोलते हैं, या फुल फॉर्म इनका पूरा नाम है विक्रम अम्बालाल साराभाई। इनके अंतरिक्ष का जनक भी कहते हैं, भारतीय अंतरिक्ष का जनक भी कहते हैं। और इस बार बहुत ही चर्चा में इसरो रहेगा, क्योंकि आपको याद होगा शुक्ला जी पहुंच चुके हैं अंतरिक्ष में, तो यहाँ से चर्चा बना रहेगा। गगनयान से प्रश्न पूछेगा, अंतरिक्ष स्टेशन से प्रश्न पूछेगा। तो इस बार इसरो को अच्छे से देख के जाइएगा, स्टार श्रेणी में इसरो को रखिएगा आप लोग, यहाँ से प्रश्न पूछेगा। और बेंगलुरु इसका मुख्यालय है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर वी नारायण, जो 13 जनवरी 2025 को यहाँ पर इस पद पर नियुक्त होते हैं। अगर हम इससे पूर्व के अध्यक्ष की बात करें, कार्यकाल की बात करते हैं, एस सोमनाथ 22 से 25 तक ये रहे हैं। इससे पहले नारायण से पहले उन्हीं का कार्यकाल था। डॉक्टर के सिवन 2018 से 22 के बीच, आरसी किरण कुमार 15 से 18 और के राधाकृष्णन जो 2009 से 15 से। इनका नाम बहुत अच्छे से याद है, बहुत सी कमेटियों में ना ये अध्यक्षता कर रखे हैं, तो इनका नाम अच्छे से याद रखिएगा, इनसे संबंधित प्रश्न पूछ सकता है। 6ठे नंबर प्रश्न पर आते हैं, आपको 50 लेड पोवेडी अर्थात 50 ईयर विक्ट्री क्या है। रूसी मालवाहक पोत है, रूसी युद्ध पोत है, रूसी परमाणु ऊर्जा संचालित आइस ब्रेकर है, रूसी पनडुब्बी है। आपसे प्रश्न इस तरीके से पूछ सकता है, या किसी देश के साथ जोड़ कर पूछ सकता है। तो याद आपको रखना है, यह एक आइस ब्रेकर है, जो हाल ही में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, चर्चा का विषय था, जहां पर एक कारासी है, उसी के आसपास क्या हुआ था, यह ब्रेक हो गया था। तो यहाँ पर ध्यान रखना, इसके संदर्भ में प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो यह ध्यान रखिएगा, कारासी, देखिए नाम है कारासी, जहाँ पर यह क्या हुआ, दुर्घटनाशील हो गया था, एक मालवाहक पोत के टकरा गया, जिससे यह संवेदनशीलता रणनीतिक, क्योंकि यह परमाणु ऊर्जा संचालित आइस ब्रेक था। इसी के अंदर परमाणु ऊर्जा निर्मित होता था और अपना ऊर्जा उत्पादन करता था, जिससे वो आइस ब्रेकर जहाज चलता था। अब यह कारा सागर चर्चा का विषय बन गया, इसके बारे में अच्छे से आप लोग कवर करके जाइएगा। कारा सागर की हम बात करें तो यह साइबेरियन तट पर उत्तर में स्थित है, साइबेरियन तट का उत्तर में स्थित है। और जो आर्कटिक महासागर, जो हमारा आर्कटिक महासागर है, उससे उथला सीमांत सागर के तौर पर इसे हम जानते हैं। ध्यान रखिएगा, इसकी सीमाएं पश्चिम में बेरेंट सागर है, ध्यान रखिएगा बेरेंट सागर, और पूर्व में लॉफ्टवे सागर के, आपको जैसे पूर्व में आपको देख रहे हैं लॉफ्टवे सी है और बेरेंट सी देखिए यहाँ पर है। तो इस तरीके से याद रखिएगा, पूर्व में कौन सा सी है और लेफ्ट इसका पश्चिम में कौन सा सी है। इसके तहत ध्यान रखिएगा, मुख्य नदियां इसमें गिरती है, कौन कौन, ओब नदी, येनिस नदी, पायसीना नदी और कारा नदी। जो आपको कारा नदी के नाम पर इसी का सागर का नाम कारा सागर पड़ा है, ये सब याद रखिए। इसके महत्वपूर्ण द्वीप कारा सागर के कई द्वीप स्थित है, जिसमें बेली द्वीप, डिक्सन द्वीप, केमिनिया द्वीप और एलेवेनी द्वीप और तेमेरी द्वीप, ये सब द्वीप है जो आपको यहाँ पर सारे मैप में दिख जाएंगे। तो आपको अच्छे से कवर करके जाना है कारा सी को। यहाँ से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, कौन से द्वीप स्थित है इसके आसपास, कौन सी नदियां इनमें गिरती है, सीमा इसका क्या है, किस क्षेत्र में है, ये सब सारे फैक्ट आपको रिवीजन करके जाना है। अगर हम बात करें अगले प्रश्न पर, तो ध्यान रखें, किस अमेरिकी शहर के पास वनाग्नि नियंत्रण अर्थात वनों में जो आग लग जाता है ना, उसको नियंत्रण करने के लिए, वनों में जो आग लग जाता है उसको नियंत्रण करने के लिए पिंक फायर
रिटार्डेंट का उपयोग किया गया, एक नए कॉन्सेप्ट को अपनाया गया, पिंक फायर रिटार्डेंट, याद रखिएगा, उपयोग किया गया न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, शिकागो, ह्यूस्टन। तो अमेरिकी शहर की बात हो रही, तो ध्यान रखिएगा यह जो हमारा लॉस एंजलिस था वहां पर एक आग लग गया था, जिसको बुताने के लिए, वहां पर जो जंगल के आग होते हैं उसको कम करने के लिए, रोकने के लिए इस पिगमेंट का उपयोग किया गया था। अब इसकी हम बात करें इसके संदर्भ में, तो ध्यान रखिएगा यह जो फास्ट चेक हम इसको बोलते हैं, जो फायर रिटार्डेंट होता है, उपयोग किया जाता है लॉस एंजलिस में, इसका रोकने के लिए किया गया था, उसके आगों को रोकने के लिए। आप याद होगा बॉलीवुड आप सुने होंगे, लॉस एंजलिस में है तो वहां पर आग जल गया था, बड़े बड़े करोड़पतियों के घर जल गए, गाड़ियां जल गई, संपत्ति जल गया। तो प्रकृति से जितना आप रोज करिएगा, आप उसका रिटर्न प्रकृति उससे कहीं ज्यादा लेता है। तो इसको समझने का प्रयास, उस आग में, इस आग को रोकने के लिए इस फास्ट चेक का प्रयोग किया गया था। फायर रिटार्डेंट क्या होता है? यह विभिन्न रासायनिक यौगिकों का मिश्रण होता है जिसका उपयोग आग बुझाने और उसके प्रसार रोकने के लिए किया जाता है। ये पदार्थ मुख्य रूप से आग में ज्वलन प्रक्रिया को धीमा कर देता है। फास्ट चेक की संरचना में हम बात करें, अमोनियम फास्फेट या अमोनिया पॉलीफॉस्फेट लवण का प्रयोग होता है। तो आपको याद रखना इन दोनों तत्वों को। हो सकता है एग्जाम में साइंस के क्वेश्चन में यह प्रश्न पूछ दे कि हाल ही में चर्चा में रहा फास्ट चेक में कौन से तत्व, मौलिक तत्व किससे निर्मित होता है? लवण से। तो अमोनियम फास्फेट और अमोनियम जो पॉलीफॉस्फेट है उसके लवण पाए जाते हैं। अब ध्यान रखिएगा जल की तुलना में अधिक अस्थायी होता है, इसलिए यह आगों को जल्दी रोक देता है। जल वापसित नहीं, अर्थात यह जल्दी वापसित नहीं होता। जैसे आग में पानी डालिए, पानी के बौछार कीजिए, जल्दी वो भाप बन जाएगा। उसके वनस्पति यह फास्ट चेक है ना, क्या करता है, ज्यादा देर तक उसको अपने आप को अस्थायी बना सकता है, तो जिसके कारण आग को धीमा कर देता है या आग को रोक देता है। इसका रंग गुलाबी होता है, यह भी आप लोग को याद रखना है, गुलाबी इसका रंग होता है। और यह छिड़काव, यह हवाई जहाज से या हेलीकॉप्टर से इसको छिड़का जा सकता है जंगलों में। अब ध्यान रखिएगा 2025 में, जो अभी तक मई जून से लेकर हम जनवरी की बात कर ले, अभी तक कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, ग्रीस में, भारत के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आपको आग की घटनाएं हो चुकी है। तो आपको यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है हाल ही में कौन से वनाग्नि के क्षेत्र है या आग जलने की घटनाएं घटी है। तो आपको ये सब फैक्ट याद करके जाने, रिविजन करके जाने हैं। 8वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी का सदस्य कौन देश बना? रूस, चीन, यूक्रेन, भारत। ध्यान रखिएगा यूक्रेन इसका हाल ही में सदस्य बना। अब बात करें हम, यह कब बना? 1 जनवरी को बना। याद रखिए 1 जनवरी 2025 को यह बनता है और यह 125वां सदस्य बनता है। यह भी फैक्ट याद रखना है, 25वां सदस्य बनता है। रोम संधि को क्या करता है? इंप्लीमेंट करता है, अपनी सदस्यता औपचारिक रूप से लागू कर लेता है। रोम संधि के माध्यम से ही आईसीसी, अंतर्राष्ट्रीय जो आपराधिक न्यायालय है, उसकी गठन होती है। हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, आईसीसी टूर्नामेंट वाली नहीं संगठन की बात हो रही है। अब यहाँ पर याद रखिएगा यूएन के पास सदस्यता औपचारिक सूचना कब दी गई? 25 अक्टूबर 2024 को दी गई थी। इसकी सूचना दी गई थी कि यूक्रेन इसका सदस्य बनेगा, पर ध्यान रखिएगा इसकी पूर्ण सदस्यता कब प्राप्त करता है? 1 जनवरी 2025 को रोम स्थित जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, उसमें यह सदस्यता ग्रहण कर लेता है। इससे इसकी सूचना दी जाती है। अब 125वां सदस्य होगा, तो यह फैक्ट जरूर याद रखिएगा आप लोग। 60 दिनों की प्रतीक्षा अवधि पूरी होने के बाद यह सदस्यता 1 जनवरी 2025 से वैध मानी जाएगी। तो 60 दिनों का वेटिंग लिस्ट होता है, प्रतीक्षा, जो इस बीच में कुछ नियम कानून होते हैं जिसको पालन करना अनिवार्य हो जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आपराधिक न्यायालय की बात करें, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात करें, रोम संधि के माध्यम से इसको गठित किया गया था। 1 जुलाई 2002 से यह कार्य कर रहा है। इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड्स में है और एक अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण, किसी प्रकार का दो देशों के बीच अगर आपराधिक क्रिमिनल कुछ डिस्प्यूट हो जाता है, उसको है ना सॉल्व इसी न्यायालय में किया जाता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसके विपरीत यह काम करता है। ध्यान रखिएगा सदस्यता की स्थिति में हम बात करें तो कुल सदस्य 125 से भी वर्तमान नवीनतम सदस्य यूक्रेन आपको बनाया गया। ध्यान रखिएगा कुछ देश ऐसे हैं जो इसकी पुष्टि तो करते हैं, पर रोम संधि पर भी हस्ताक्षर करने की पुष्टि नहीं किया, जिसमें यूएसए, चीन, भारत, रूस, इजराइल जैसे देश शामिल हैं। ये सब फैक्ट याद रखिएगा कि इसके सदस्य नहीं है, पर कुछ प्रमुख सदस्य हैं जो रोम संधि पर हस्ताक्षर तो किया, पर इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की है। हस्ताक्षर कर देते हैं पर अभी पुष्टि नहीं की, जिससे इसकी अस्थायी सदस्यता मिल जाए। तो इन देशों का नाम याद रखिए। रोम संधि की बात करें तो उसके अनुच्छेद 38 के अनुसार न्यायालय के न्यायाधीशों ने 11 मार्च 2021 को अध्यक्ष पद के तौर पर संभाला है, जिनका नाम याद रखिएगा। जापान की हैं
तोमोको अकाने जो अध्यक्ष के तौर पर आईसीसी का काम कर रही है, उनके अध्यक्ष के तौर पर प्रथम उपाध्यक्ष है न्यायाधीश रोसारियो सल्वातोर एताला, इटली के हैं। और दूसरा जो उप अध्यक्ष है, ध्यान रखिएगा, बेनिन के हैं रेइन अलापिनी गांसो। ये थोड़ा सा फैक्ट याद रखिएगा, कम से कम अध्यक्ष का नाम तो जरूर याद रखिएगा। कितने सदस्य हैं ये भी याद रखिएगा। इसकी प्रतीक्षा कब सदस्यता औपचारिक सूचना दी गई यह भी याद रखिए। कितने दिनों का प्रतीक्षा सूची होती है वो भी याद रखना। वैध कब से होगा यह भी याद रखना है। और अंतर्राष्ट्रीय आईसीसी के बारे में कुछ जानकारी अवश्य रखनी है। 9वें नंबर प्रश्न पे आते हैं। 2025 में लेबनान में किस नेता को राष्ट्रपति चुना गया? मिशेल ओन को, जोसेफ ओन को, बशर अल असद को, साद हिरीरी को। ये कौन नियुक्त हुए हैं? तो आपको याद रखना है ऑप्शन बी जो है जोसेफ ओन, उनको नियुक्त किया गया जो लेबनान है उसके राष्ट्रपति के तौर पर, लेबनान के राष्ट्रपति के तौर पर। अब ध्यान रखिएगा, यह जो है ना 9 जनवरी 2025 को वहाँ पर चुनाव की घोषणा होती है, जिसमें आपको 99 में 99 अर्थात 100% वोट प्राप्त करते हैं और जीत दर्ज के साथ आपको क्या करते हैं कि अपने 13वीं प्रयास के बाद यह राष्ट्रपति बनते हैं जोसेफ ओन। इनके द्वारा कुछ और भी फैक्ट है जिससे आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, जिसमें हम बात करते हैं राजनीतिक संकट के बाद मोहम्मद यूनिस जो बांग्लादेश में, ध्यान रखिएगा, हाल ही में बांग्लादेश, याद रखिएगा, बांग्लादेश में अंतिम सरकार मुख्य सलाहकारी चीफ एग्जीक्यूटिव तौर पर नियुक्त किया गया। जो घटनाक्रम है जहां पर अस्थिर सरकारें रहती है जिन देशों में, तो उसमें बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है, इसलिए इसे याद रखिएगा। 7 अगस्त 2024 को मोहम्मद जो शहाबुद्दीन है जो बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे उनके द्वारा नामित किया गया। 8 अगस्त 2024 को ढाका के राष्ट्रपति भवन में आपको शपथ इनको दिलाई गई और 8 अगस्त 2024 को मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश सरकार के अंतरिम प्रमुख सलाहकार के तौर पर काम करते हैं। अगर बात करें इस वर्ष नियुक्तियों की बात करें तो बांग्लादेश के 7 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री शेख हसीना बनी थी, जो बाद में आपको वहां पर विद्रोह होता है, जिसके बाद उनको वापसी कर दिया जाता है, वो देश छोड़ देते हैं। ये सब घटना घटता है। भूटान आपको प्रधानमंत्री आपको नियुक्त किए जाते हैं, टोबोगे। इस तरीके से लिस्ट है। ताइवान, अजरबैजान, पाकिस्तान, रूस, स्लोवाकिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका जो विश्व के कुछ महत्वपूर्ण देश है जहां पर राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्र प्रमुखों की नियुक्ति गई है। इस लिस्ट को जरूर आप लोग क्या करना है, याद रखना है, जिसमें आपको कुछ लोगों का जरूर याद रखना। अजरबैजान, इलाद अमीन, क्योंकि अजरबैजान बाकू में सम्मेलन हुआ तो हो सकता है यहाँ से प्रश्न पूछ ले। मेक्सिको याद रखना, चर्चा का विषय था इस वर्ष मेक्सिको खाड़ी, इसलिए आपको याद रखना। मॉरिशस हमेशा याद रखना, नबी रामगुलम को याद रखना है। मॉरिशस हमारा बहुत ही प्रवासी देशों की सूची में अगर टॉप में रहे तो उस देश को हम अच्छे से रखते हैं, क्योंकि हमारे बहुत से देशवासी वहां जाके रहते। वहाँ राष्ट्राध्यक्ष हमारा देशवासी रहता है, जो जन्म लिया उनका कोई ना कोई पूर्वज हमारे देश में। दक्षिण अफ्रीका याद रखना, सिरिल रामाफोसा जो 14 जून 2024 को राष्ट्रपति नियुक्त होते हैं। इस तरीके से कुछ देशों का नाम याद। इंडोनेशिया याद रखना, क्योंकि 26 जनवरी को यह मुख्य अतिथि के तौर पर थे। तो इस तरीके से फैक्ट याद रखने हैं कि चर्चा का विषय जो आपको प्रश्न पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने फरवरी 2025 में निम्न से किन संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं की सदस्यता समाप्त करने या फंडिंग रोकने की घोषणा की? प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, तब उत्तर दीजिएगा। प्रश्न है सदस्यता समाप्त करने और फंडिंग रोकने। यहाँ पर 2 चीजें पूछ रहे हैं, या फंडिंग रोकने, तो यहाँ पर संगठन का नाम दिया गया है और UNHRC, यूनेस्को, UNRWA, दूसरा है WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, UNDP, UNODC, ILO, ICO और ITU। ध्यान रखिए, जब सदस्यता समाप्त की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा 2, ये दोनों है। पर जब फंडिंग रोकने की बात हो रही तो इसका भी नाम याद रखिएगा। इसलिए का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रीजन है 2 देशों से क्या हुआ, 2 देशों से सदस्यता त्यागने की बात कर रहा है और एक देश से फंडिंग रोकने की बात, एक संस्था से फंडिंग रोकने की बात कर रहा है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो UNHS जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है और यूनेस्को से क्या क्या समीक्षा किया है, उससे वापसी, अपने सदस्यता वापस लेने के लिए आदेश जारी किया है, कार्यकारी आदेश जारी किया है। तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा। वहीं पर अगर हम कुछ संगठनों की बात जो चर्चा ऑप्शन में है उसमें याद रखें, विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो 20 जनवरी 2025 को आपको याद रखना है विश्व स्वास्थ्य संगठन के संदर्भ में की चर्चा का विषय बना हुआ था, जहां पर राष्ट्रपति ट्रंप पे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर
जारी करते हैं, जिसके तहत अमेरिका WHO औपचारिक रूप से अलग होने की प्रक्रिया शुरू करता है। अब इसके बाद अमेरिकी फंडिंग रोकने, कर्मचारियों को वापस बुलाने, वैश्विक स्वास्थ्य समझौता जो पैंडेमिक एग्रीमेंट है उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों को निर्देश जारी करता है। इस तरीके से आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है विश्व संगठन में। अब है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद और यूनेस्को और ये जो संस्था है UNRWA, उसमें भी आपको आदेश जारी किया 4 फरवरी 2025 को ये जारी किया जाए, जहां पर आपको तुरंत सदस्यता की समाप्ति की बात करता है कार्यकारी आदेश के तहत। तो आपको कुछ संस्थाओं का नाम याद रखना है। कौन कौन संस्था? UNHRC यूनेस्को और UNRWA। साथ ही साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी चर्चा, फिलहाल अभी वहां पर ऐसी बातें नहीं की गई, अलग हो जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से याद रखिए। 11वां नंबर प्रश्न है, जनवरी 2025 में किस देश में कार्बन न्यूट्रल शहर योजना शुरू किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार श्रेणी में रखिएगा। फ्रांस, UAE, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके के इनिशिएटिव जब भी आपसे है प्रश्न में पूछे जाते हैं, जब भी आपको इस प्रकार के इनिशिएटिव, जहां पर जीरो न्यूट्रिशन की बात करें, नेट जीरो की बात कर ले, जलवायु परिवर्तन संबंधित कुछ प्रकार के प्रश्न तो आपको पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना, इसका सही उत्तर UAE के द्वारा इस प्रकार के आपको का नेट जीरो शहर पहल की योजना की गई। नेट जीरो शहर, याद रखिएगा, शहर पहल की गई। तो ये नेट जीरो शहर क्या है? तो याद रखिएगा, यह इसका 2050 का जो टारगेट है ना, नेट जीरो, UAE का नेट जीरो बाय 2050 एग्जैक्टली उसके तहत यह कार्य गतिविधि कर रहा है। तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा। 2050 तक ये टारगेट अपना के रखा हुआ है, जहां पर हम क्या करेंगे, यूएस सरकार द्वारा प्रकाशित की गई नई रोड राष्ट्रीय रोड मैप है। जैसे भारत 2070 तक अपना रोड मैप तैयार कर रखा है पंचामृत के तहत, उसी तरीके से याद रखना है। कार्बन न्यूट्रल या नेट जीरो शहर पहल की दिशा में महत्वाकांक्षी योजनाएं लॉन्च करता है जनवरी 2025 में। अबू धाबी में चल रही सिटी योजना जो हरित योजनाओं की बात करता है, फर्स्ट ग्रीन सिटी ऑफ अबू धाबी पर कार्य चल रहा है, मॉडल वहां पर काम कर रहा है। तो इस तरीके से नेट जीरो कार्यक्रम जो इनिशिएटिव है उसके तहत ये अपना कार्य कर रहा है, जिसमें ध्यान रखिएगा जो हमारा UAE का जो 2050 का स्ट्रेटजी है उसमें 6 प्रमुख क्षेत्रों को चिन्हित किया गया। परिवहन, भवन निर्माण, उद्योग, कचरा और कृषि। कार्बन उत्सर्जन नियंत्रित करने के लक्ष्यों को क्या किया, प्राप्त किया जाए। वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप में जनवरी 2025 तक व्यापक लागू करने के क्रम जारी किए गए, अर्थात वो अपने रणनीति में 6 प्रमुख क्षेत्रों को शामिल करता है। वहीं भारत कार्बन न्यूट्रल नीति क्या है, इसका नेट जीरो पॉलिसी क्या है? तो याद रखिएगा, भारत जलवायु पर निपटने और उस पर कार्बन उत्सर्जन नियंत्रित करने के लिए व्यापक कार्बन न्यूट्रल नीति अपनाया है। जिसमें हम बात करें प्रमुख लक्ष्यों की बात करें तो याद रखना है कि 2070 तक शुद्ध शून्य अर्थात नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य COP26 के दौरान घोषित किया है। आपको 2030 तक ऊर्जा जरूरतों 50% नॉन फॉसिल रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करने की बात करता है। 2030 तक कार्बन उत्सर्जन का 1 बिलियन टन तक क्या करता है, प्राप्त करने की बात करता है। आर्थिक क्षेत्र में कार्बन तीव्रता 2005 की तुलना में 45% घटाने की बात करता है। अगर हम इसके अतिरिक्त बात करें, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2021 में ये चलाता है। अगर इसके अतिरिक्त हम कुछ और भी बात करें तो ग्रीन हाइड्रोजन जो मिशन है GHM वो 2021 में चलाता है। अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें, लॉन्च करता है और 2030 तक क्या करता है, मैंने इस पर कल भी चर्चा किया था, 5 MMT, याद रखिएगा, MMT का लक्ष्य करता है। EV इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए क्या करता है, बहुत सी स्कीम चलाता है। साथ ही साथ याद है ऊर्जा दक्षता के लिए क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है, जिसमें हम 76 गीगावाट क्या कर रहे हैं, आपको ऊर्जा दक्षता प्राप्त कर रहे हैं। सौर ऊर्जा दक्षता के तौर पर फेम स्कीम, बैटरी स्नैप नीति, बहुत सी नीतियों का प्रयोग कर रहा है भारत सरकार। PLI योजना को काम कर रहा है। नीति आयोग जो है, नीति आयोग वो क्या कर रहा है, 2070 तक जो नेट जीरो की बात कर रहा है ना, उसके लिए विशेषज्ञ कमेटियों की बात वो देशों में भेज रहा है कि हम नए नए इनोवेशन को सीख पाए, नए नए तकनीकों को सीख के अपने देश में लागू कर पाए। जीरो एमिशन लॉजिस्टिक की बात कर रहा है। 10 हाईवे खंडों में केवल शून्य उत्सर्जन की बात कर रहा है। इस प्रकार की नीतियों को यह कार्य कर रहा है। इसके साथ साथ कुछ चीजों को ध्यान में रखना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जनवरी 2025 में किस देश ने मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी रखने का प्रस्ताव रखा? किन देशों की सीमाएं रखता है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर किस देश भी पूछ सकता है। मेक्सिको, भाई अमेरिका के द्वारा यह किया गया है।
अमेरिका के द्वारा किया गया। तो इसके खाड़ी देशों को कौन कौन से मिलते हैं? अमेरिका, ब्राजील, क्यूबा, अमेरिका, मेक्सिको, क्यूबा, मेक्सिको, क्यूबा, चिली, अमेरिका, पानामा, मेक्सिको। तो इसका ध्यान रखिएगा, इसका जो आपका मेक्सिको की खाड़ी जिसका नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी करने की बात कर रहा है, वो कहाँ मिलता है? अमेरिका, मेक्सिको, क्यूबा के सीमा के साथ मिलता है। देखिए ध्यान रखिएगा, अगर हम इसकी बात करें गल्फ ऑफ मेक्सिको का, इसी का नाम बदलकर अमेरिका क्या बोला, आप सुने होंगे जनवरी के माह में अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा बोला गया था, कनाडा के संदर्भ में भी और मेक्सिको के संदर्भ में, ज्यादा चींचा मत करो नहीं तुम्हारा देश को हम क्या करें अपने अधीनस्थ क्षेत्र में ले लेंगे। उसी में अमेरिकन गल्फ का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था। तो यह देश क्यूबा से मिलता है, यह जो गल्फ है मेक्सिको, गल्फ ऑफ मेक्सिको है, आपको क्यूबा से, मेक्सिको से, ध्यान रखिएगा यूनाइटेड स्टेट से मिलता है। अगर इसके बाद कैरेबियन सी भी आपसे पूछ सकता है, बे ऑफ कैम्पेचे भी पूछ सकता है। इस तरीके से आपको कुछ स्ट्रीट का नाम है उसे याद रखना है। इस तरीके से लोकेशन बेस्ड चीज़ों को याद रखना है। स्ट्रीट ऑफ फ्लोरिडा आपको याद रखनी है, यहाँ पर आपको स्ट्रीट ऑफ फ्लोरिडा है, चैनल है युकाटन चैनल। इस तरीके से आपसे कुछ प्रश्नों को पूछा जा सकता है। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो उत्तर में संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्लोरिडा, जो अलाबामा, मिसिसिपी, लुजियाना, टेक्सास, इस तरीके से देख रहे हैं, लुजियाना, टेक्सास, आपको नाम सुने, फ्लोरिडा, आपको पेंसाकोला, इस तरीके से कुछ शहरों का नाम है, याद रखिएगा। दक्षिण पश्चिम में मैक्सिको है, यह मैक्सिको है। दक्षिण पूर्व में क्यूबा है, तो क्यूबा देश का नाम याद रखना है। फ्लोरिडा जल डमरू से आपको क्या करता है, आपको जल डमरू के माध्यम से अटलांटिक महासागर और युकाटेन चैनल के माध्यम से कैरेबियन सागर से जुड़ी हुई है। तो यह फैक्ट आपसे पूछ सकता है, इसे जरूर स्टार श्रेणी में रखिएगा कि खाड़ी देश से अगर गल्फ ऑफ मेक्सिको अगर किस जल डमरू के माध्यम से अटलांटिक महासागर जुड़ता है और किस चैनल के माध्यम से कैरेबियन सी से जुड़ता है। तो याद रखिएगा, ये जो युकाटन चैनल है उसको और स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा को भी याद रखिएगा। प्रमुख नदी जल प्रवाह मिसिसिपी नदी, यहाँ रियो ग्रांड आपको यहाँ पर इस गल्फ ऑफ मेक्सिको में गिरती है। तो इसे फैक्ट थोड़ा सा याद करके जाना है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। किस न्यायालय ने जनवरी 2025 में गाजा में संभावित नरसंहार की जांच शुरू की है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, आईसीसी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, क्रिमिनल कोर्ट और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, फिर यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय के द्वारा यह आपको गाजा में संभावित नरसंहार हुए हैं उसकी जांच के लिए शुरू किया है। तो आपको इसका सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर बताने का प्रयास कीजिएगा। तो याद रखिएगा, अगर इसके उत्तर पर हम जाएंगे तो इसके संदर्भ को सबसे पहले समझिए कि यह प्रश्न पूछा क्यों गया है। याद होगा आप लोगों को, जो दक्षिण अफ्रीका अपील करता है क्या कि जो यह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से कि जो गाजा पर जो हमले हुए हैं इजराइल के द्वारा किए गए हैं, उन आरोपों को वो क्या हुआ कि उन आरोपों को स्वतः क्या गया, अनुरोधों के माध्यम से डिस्प्यूट को समाप्त करने का प्रयास नहीं किया गया। इसलिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा इस पर एक क्या किया जाए, राज्य स्तर पर सुनवाई के लिए एक कमेटी भेजी जाए, जांच शुरू की जाए। हाल ही में देखे होंगे कुछ देशों के डेलीगेशन वहां गए थे, तो वहां पर कुछ गोलीबारियां चली गई थी, बंदूक चलाए गए थे। तो ये सब फैक्ट आपको याद रखने हैं। यह जनवरी 2024 में से संबंधित घटनाओं की चर्चा की गई थी, जहां पर स्वतः अनुरोध और अभियान शुरू किया गया और दक्षिण अफ्रीका के अपील पर यह कार्रवाई प्रारंभ हुई थी। ये सब फैक्ट आपसे पूछ सकता है, किस देश के द्वारा शुरू कराया गया, तो आपको यहाँ से पूछा जा सकता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की हम बात करें, 26 जून 1995 में इसका गठन होता है। हेग नीदरलैंड में 193 देश है और 6 फरवरी 2024 को न्यायालय के नवाब सलाम नेवलाम जो लेबनान के अध्यक्ष के तौर पर इनको नियुक्त किया जाता है। न्यायाधीश जूलिया सुबेंटिंडे जो युगांडा की है, इसके उपाध्यक्ष है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के। ये सब फैक्ट याद रखना है। और भारत के न्यायाधीश रह चुके हैं जगदीप भंडारी, आपको 12 में रह चुके हैं। रघुनंदन स्वरूप पाठक 1989 से 1991 के बीच रहे हैं। नगेंद्र सिंह 1973 से 88 के बीच रहे हैं। सर बनेगल राव 1952 से 53 के बीच में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वकील के तौर पर, वहां पर न्यायाधीश के तौर पर रहे। ये सब फैक्ट याद रखिएगा। वहीं 14वें नंबर प्रश्न पर आते हैं। जनवरी 2025 में लिंचेस्टीन में कौन सी ऐतिहासिक नीति को अपनाई? समान लैंगिक विवाह का वैध बनाया गया वहां पर। यूरोपियन यूनियन में शामिल हो गया। पहचान आधारित नागरिकता परीक्षण लागू किया। परमाणु निषेध समझौते में शामिल हुआ।
यह कौन सी ऐसी घटना जिस पर इस देश ने अपनी नीति को घोषित किया था? तो ये ध्यान रखिएगा, इसने क्या किया कि समान लिंग विवाह वैध, अर्थात जो सेक्सुअल जो सेम सेक्स मैरिज को ना वैध बनाया इस देश के द्वारा। तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसके संदर्भ को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। जो निश्चित से पहली बार समान लिंग विवाह सेम सेक्स मैरिज को वैध बनाता है जनवरी 2025 में। 1 जनवरी 2025 से यह लागू हो जाता है, जहां पर आपको नए अधिनियम लागू किए जाते हैं। वहीं लिechtenstein जनवरी 2025 में समान लिंग विवाह वैध बनाने वाला 39 देशवा है, अर्थात 39वां देश है। तो आपको यह फैक्ट याद रखना है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। मई 2024 में संसद जो लिechtenstein का जो संसद है उसके द्वारा 9 जुलाई 2024 को राजकीय मंजूरी मिल जाती है और 1 जनवरी 2025 को यह प्रभावी हो जाता है। जर्मन भाषा बोलने वाला आखिरी देश है जिसने सेम सेक्स लिंग को सेम सेक्स विवाह को क्या करता है, वैलिड कर देता है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना। अगर हम पहली देश कौन है जो इसने यह कार्य किया था, तो नीदरलैंड था जो दुनिया का पहला देश था। दूसरा देश बेल्जियम, तीसरा स्पेन, चौथा कनाडा, पांचवा दक्षिण अफ्रीका। तो इस तरीके से टॉप 5 याद रखिएगा। नीचे सभी कौन थे? 5 जो आपको लिechtenstein आपको याद रखना है न्यूनतम देश है। उसके बाद एस्टोनिया पूर्वी यूरोप का पहला देश है, स्लोवेनिया, स्विट्जरलैंड, कोस्टारिका। और याद रखिए एशिया का पहला देश कौन है? ताइवान है, जो 2019 में यह आपको क्या करता है, यह वैध बनाता है सेम सेक्स मैरिज को। तो इस प्रकार से फैक्ट याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के अत्यधिक सूखे के कारण अपने कई शहरों में जल संकट आपात स्थिति घोषित की है? सोमालिया, ऑस्ट्रिया, चिली, दक्षिण अफ्रीका। देखिए बहुत से देशों में है ना, महाद्वीपों में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, पर हाल के घटनाओं में अगर हम बात करें तो दक्षिण अफ्रीका ऐसा देश है जहां पर क्या किया, अपने क्षेत्रों में, अपने देश के कई शहरों में जल संकट की आपात स्थिति की घोषणा की थी। अब यह क्यों 2023 से ऐसी घटनाएं घट रही है, जहां 2024 में हम यह देखते हैं कि अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, नामीबिया जैसे जो आपको अफ्रीकी कंटिनेंट का जो शहर देश है, वहां पर आपको क्या हुआ, इस प्रकार की घटनाएं लगातार होती रही सूखे का। तो इस तरीके से याद रखना आप लोगों को। इस तरीके से कुछ फैक्ट है। अगर हम ऑप्शन के कुछ फैक्ट को देखें, भौगोलिक स्थिति को देखें, सोमालिया, ऑस्ट्रिया, चिली, दक्षिण अफ्रीका, तो कम से कम याद रखना, राजधानी याद रखना, राष्ट्र प्रमुख तो कम से कम याद ही रखना। तो सारे के आपको कंटेंट यहाँ कवर कराया गया। अगर हम बात करें सोमालिया के वर्तमान राष्ट्रपति हसन अल मोहम्मद है, प्रधानमंत्री हमजा अली बेरे हैं। वहीं ऑस्ट्रिया के जो प्रमुख है गवर्नर जनरल आपको डेविड हेले, और प्रधानमंत्री एंथनी अल्ब्रिज जो राजा चार्ल्स तृतीय जो ऑस्ट्रेलिया के संवैधानिक सम्राट माने जाते हैं, क्योंकि वो कॉमनवेल्थ गेम के मेंबर भी हैं। ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ चिली की हम बात करें, राष्ट्र प्रमुख कौन है? गैब्रियल बॉरिक है चिली के राष्ट्रपति। और इसी तरह दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो सिरिल रामाफोसा राष्ट्रपति है वहां के, जो हाल ही में नियुक्त हुए 2024 में। ये सब फैक्ट याद रखने हैं। क्लियर है? लोकेशन, भौगोलिक स्थिति भी याद रखिए। सारे फैक्ट आपको दिए गए हैं, तो थोड़ा सा रिविजन करते चलिएगा, ज्योग्राफी के भी पार्ट कवर हो जाएंगे। 16वां नंबर क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में किस देश ने अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद संवर्धन गतिविधियों को तेज किया? परमाणु संवर्धन, उत्तर कोरिया, ईरान, सीरिया और म्यांमार। तो ईरान, इसी के कारण तो इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है। अमेरिका अपनी समझौते नीतियों को लागू करना चाहता है। तो ये सब फैक्ट याद रखिए। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा, जो IAEA है, जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, उसके द्वारा जो उसके प्रमुख है राफाएल ग्रोसी, उनके द्वारा 21 जनवरी 2025 को कहा गया कि गैस पेडल दबा हुआ है, अर्थात गैस पेडल दबा हुआ है परमाणु संवर्धन के लिए। 60% उच्च शुद्धता वाले यूरेनियम समृद्ध किए जा रहे हैं, तेजी से किया जा रहा है, और लगभग हथियार ग्रेड सामग्री करीब है यह, जिससे ईरान परमाणु हथियार बना सकता है। पहले वो 7 ग्राम प्रति माह समृद्ध करता था, जो बढ़कर 30 किलोग्राम प्रति माह हो गया। इसके आसपास बाद में 200 किलोग्राम 60% समृद्ध यूरेनियम स्टॉक ला चुका है, जो परमाणु हथियार बनाने के लिए बहुत काफ़ी होता है, इनफ होता है। तो ध्यान रखिए, इसलिए इजराइल इस पर युद्ध छेड़े हुए, हालांकि अभी शांत है सब देश लोग, पर उस पर मिसाइल दागे थे। ईरान ने इसका प्रतिरोध भी किया था। वहीं अमेरिका इसमें आ जाता है। ये सब फैक्ट याद रखने हैं। अब याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय जो परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1957 में। मुख्यालय कहाँ? वियना, ऑस्ट्रिया में। सदस्य देश कितना है? 178 देश है। यह परमाणु हथियारों के रोकथाम के लिए आपको संयुक्त राष्ट्र के साथ जुड़कर काम करता है। वर्तमान महानिदेशक याद रखें राफेल ग्रोसी, जो अर्जेंटीना के राजनयिक है। तो ये सब फैक्ट याद रखने। इनका कार्यकाल दिसंबर 2019 में आरंभ हुआ था। इनको पूर्ण नियुक्ति 2023 मार्च 2023 में हुई थी। इस प्रकार के ये दूसरा इनका कार्यकाल है। तो ये सब फैक्ट याद रखना है।
ताकि एग्जाम में काम दे। 17 नंबर प्रश्न है, ग्लेशियर संरक्षण वर्ष घोषित किया गया। हालांकि 1 नंबर प्रश्न भी यही था, सेम था, पर यहाँ पर कुछ अलग कंसर्न है, इसलिए इसे शामिल कर लिया है। 2024, 2025, 2030, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 2025 को यह ग्लेशियर वर्ष घोषित किया गया। ध्यान रखिए, ग्लेशियर वर्ष जो वर्ल्ड कंजर्वेशन जो कांग्रेस 2025 के लिए प्रस्तावित 124 निर्णय में ग्लेशियर वन अधिकार जो आदिवासी अधिकार है, गैर विधिक संरक्षण है, प्राकृतिक अपराध है, जो इकोसाइड है, ये सब शामिल किया गया था। इसमें ग्लेशियर प्रिजर्वेशन जो ईयर है, संरक्षण जो वर्ष घोषित किया गया, यह भी शामिल है। पक्षियों के लिए अचानक लुप्ति का संकट जो नेचर इकोलॉजी जो इनोवेशन है, प्रकाशित अध्ययन में भी ये बातें कही रखी है कि यूएन के द्वारा प्रकाशित हालिया रिपोर्ट में ये सब चर्चा हुआ। मीठे पानी के लिए भी लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए एक रिपोर्ट आई है जिसमें चर्चा होता है IUCN का, जहां पर बढ़ते दबाव में प्रजातियां लुप्त हो रही, 24 से 42% प्रजातियां लुप्त हो जाएंगी। वहीं पर कवक प्रजातियों की चुनौतियों के लिए प्रेस रिलीज किया गया IUCN के द्वारा, जहां पर 1000 से अधिक कवक प्रजातियां लुप्त हो रही है। तो ये सब रिपोर्ट थोड़ा सा आप लोग कंसर्न करके जाइएगा IUCN का। और ध्यान रखिएगा, IUCN के बारे में हम बात करें तो इसके संदर्भ को यह इस रूप से देखिएगा कि IUCN क्या है, कि IUCN एक संगठन है जो 1948 में स्थापित हुआ था। कब हुआ था? 1948 में। याद रखिएगा, इसका मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस में यह है, अभी फ्रांस में है। जो मुख्यालय मुख्यालय फ्रांस के ग्लैंड में, स्थान इसका फ्रांस में इसको गठित किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ? मुख्यालय ग्लैंड जो ग्लैंड शहर है स्विट्जरलैंड में, वहाँ पर इसका मुख्यालय स्थापित किया जाता है। और याद रखिए, वर्तमान निदेशक, इसके महानिदेशक कौन होंगे? डॉक्टर गेथेल एगुएली। ये नाम याद रखिएगा, सब फैक्ट याद रखिएगा, ये सब काम देगा आप लोगों को एग्जाम हॉल में। चलिए 18वें नंबर प्रश्न पर आते हैं। जनवरी 2025 में बुल्गारिया और रोमानिया को किस यूरोपीय जो संघीय व्यवस्था में शामिल किया गया? यूरोजोन में, शेंगेन क्षेत्र में, नाटो में, G7 में। याद रखिएगा, बुल्गारिया और रोमानिया की बात हो रहा है। यूरोपीय जो संघीय व्यवस्था है वो जो उसमें शामिल किया गया। तो इस फैक्ट को थोड़ा सा अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। शेंगेन क्षेत्र होता क्या? सबसे पहले यूरोजोन होता क्या? यूरोपियन यूनियन का एक जो आर्थिक लेन देन होगा वो यूरोजोन के माध्यम से किया जाता है, जिसमें शामिल होते बहुत से देश। शेंगेन क्या होता है? तो शेंगेन क्षेत्र वैसा क्षेत्र होता है ना, वैसे देशों का समूह है जो यूरोपियन यूनियन का जिस पर आवाजाही के लिए अर्थात एक देश के नागरिक दूसरे देश के नागरिक बिना किसी पासपोर्ट के, याद रखिएगा, बिना किसी पासपोर्ट के आ जा सकते। इस क्षेत्र को शेंगेन क्षेत्र बोला जाता है। इस तरीके से याद रखना है। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, शेंगेन यूरोपियन यूनियन के देश जो हैं आपको पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, इटली, ये छोटे छोटे देश सभी लोग शामिल हैं। वहीं जो नॉन यूरोपियन जो शेंगेन मेंबर्स अर्थात यूरोपियन यूनियन के देश नहीं है पर वो शेंगेन क्षेत्र के मेंबर हैं, आइसलैंड और नॉर्वे। याद नाम रखिएगा, या दो देश का नाम जरूर याद रखिएगा। नॉन शेंगेन यूरोपियन मेंबर्स अर्थात जो मेंबर्स नहीं है, जो नॉन शेंगन यूनियन जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर है वो आयरलैंड और आपको रोमानिया, बुल्गारिया आपको याद रखना है नाम। ये सब देशों का नाम कम से कम फैक्ट में याद रखना है। वहीं शेंगेन क्षेत्र की बात करें तो एक दूसरे के साथ बिना पासपोर्ट सीमा नियंत्रण की यात्रा कर सकते हैं, एकीकृत और मुक्त व्यापार आवाजाही करता है। यूरो जोन में यह इकोनॉमिकल बात होती है, यहाँ पर आवाजाही की बात होगी। जो शेंगेन क्षेत्र में शामिल होता है बुल्गारिया और रोमानिया, तो यह फैक्ट याद रखना है। इस तरीके से आपको चीजों को कवर करना। वहीं नाटो की हम बात करें तो नाटो ध्यान रखिए 4 अप्रैल 1949 को गठित किया गया था। मुख्यालय ब्रुसेल्स ब्राजील में है। वर्तमान 32 देश है। जो हाल ही में सबसे नवीनतम देश कौन बना है सदस्य का? स्वीडन 2024 में, 2023 में फिनलैंड, 2020 में नॉर्थ मैसेडोनिया। याद रखिएगा, इस तरीके से फैक्ट कम से कम याद रखना है। तो यहाँ पर याद रखना, इसमें वर्तमान इसके जो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन है जो चर्चा के विषय बने हुए थे? हैड्रिक विल्हेल्म मारिया। याद रखिएगा, ये वर्तमान में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। इस तरीके से
कुछ चीज़ों को याद रखना है कि जैसे अनुच्छेद 5 क्या कहता है, अगर किसी एक देश पर तुम हमला करोगे तो सभी स्वतः 32 देश पर हमला माना जाता है। तो इस तरीके से 1949 में गठित हुआ था, 12 सदस्यों के साथ हुआ था, जिसके जो संस्थापक सदस्य, तो नाम उनका याद रखिएगा, इटली, यूनाइटेड किंगडम, आइसलैंड, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, पुर्तगाल, नॉर्वे, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, बुल्गारिया, बेल्जियम। ये सब फैक्ट को याद रखना है, जो इसका जो होस्ट देश माने जाते हैं, अर्थात जन्म के दाता देश माने जाते हैं नाटो का। उसके बाद विभिन्न देशों का समूह आता है, ये सब फैक्ट याद रखिएगा। 19वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने राष्ट्रपति भवन परिसर में हुए हमले कई लोगों की जान चली गई? हाल ही में कुछ देशों में क्या हुआ, राष्ट्रपति भवन पर हमला हुआ, जैसे बांग्लादेश में भी कर सकते, वियतनाम में भी कर सकते। ऑप्शन के अनुसार आपको उत्तर देना होता है। तो ऑप्शन में है चाड, सूडान, ब्रुनई और चिली। तो ध्यान रखिएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर आपको कहाँ जाएगा कि आपको चाड जो देश है, आपको वहां पर उसके राष्ट्रपति भवन में हमला हो गया। वहां पर उस समय वर्तमान वहां के राष्ट्रपति थे, तो इस तरीके से हमले में कुछ लोगों की जान चली गई। तो इस तरीके से चर्चा हो जाता है कि राष्ट्राध्यक्ष के घर में अगर परिसर में हमला हो जाता है, राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है। तो याद रखिएगा, दोनों जो राष्ट्रपति भवन परिसर में एक हादसाजनक हमला हो जाता है चाड की राजधानी जो एन जमेना है वहां पर। अब इस तरीके से ये फैक्ट याद रखने हैं। चाड कहाँ पर, चाड याद रखिएगा, चाड ये अफ्रीकी देश का यह जो देश है वो सूडान, लीबिया, जो इजिप्ट है, नाइजर है और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, उसके बीच का यह देश है। कौन कौन से देश से साझा होते, तो ये देशों का नाम आपको याद रखना है। आपको प्रश्न में पूछ सकता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के कौन कौन देश है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। केप एंड गुड हो कहाँ, किस देश में है, ये सब नाम आप बताइएगा। विक्टोरिया झील कहाँ पर है, तो आपको ये सब कौन कौन से देश से साझा करता है, तो ये आप बताने का प्रयास कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर चाड की देश बात करें, ब्रुनई, चिली और सूडान के बारे में, कम से कम प्रधान वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्र प्रमुखों का नाम जरूर याद कर लीजिएगा। जो चाड के हैं डेबी इत्रो हैं, और सूडान के आपको जो है जनरल अब्देल फतह अल बुरहान याद रखिएगा। चिली के कौन है, गैब्रियल बॉरिक है। और यहाँ पर ब्रुनई के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं याद रखिएगा अभी सुल्तान हसन बोल्किया याद रखिएगा, जो वहाँ के सुल्तान है, राष्ट्र प्रमुख है। तो इस तरीके से कुछ फैक्ट याद जरूर रखिएगा, आप लोगों को काम देगा। 20वां नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के लिए घोषित विषय थीम क्या है? सहकारिता ग्रामीण विकास की रीढ़ है, सहकारिता आत्मनिर्भरता का रास्ता है, सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है, समावेशी विकास के लिए सहकारिताएं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण इसका थीम रखा गया था। जो आपको याद होगा, मैंने बताया था 2012 में भी इससे पहले सहकारिता वर्ष घोषित किया जा चुका है यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली उसके द्वारा। याद रखिएगा 2024 में इसकी घोषणा जून में की जाती है कि 2025 का अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष मनाया जाएगा। ये सब फैक्ट याद रखिएगा। अब इसके तहत ध्यान रखिएगा, जो इसका बिल्डिंग के बेटर वर्ल्ड की बात का, सहकारिता बेहतर विश्व के निर्माण के लिए कॉम्पिटिटिव बिल्डिंग जो हम बेटर वर्ल्ड के लिए करेंगे, यह थीम के साथ 2012 में से क्या गया, पहले भी एक सहकारिता वर्ष घोषित कर रखा है। अब ध्यान रखिएगा, भारत में इसके लिए 97 संविधान संशोधन 2011 आता है, जहां पर प्रमुख संशोधन किए जाते हैं भाग 3 में, भाग 4 में और भाग आपको 9B में। ध्यान रखिएगा, नवीन पद जोड़े जाते हैं। मौलिक अधिकार जो आर्टिकल 19(1)(c) है, वहां पर आपको नागरिकों को अब सहकारी समितियों गठन की बात करता है। वहीं नीति निर्देशक तत्व 43B के तहत राज्य को क्या कहता है, स्वैच्छिक गठन की बात करता है, उसके लिए कार्य करने दिशा निर्देशन की बात करता है। और भाग जो 9B है, उसके तहत एक नए प्रावधान जोड़े जाते हैं, जो अनुच्छेद 243ZH और 243ZT है, जहां पर सहकारी समितियों की संरचना, चुनाव, कार्यकाल, बोर्ड भंग, लेखा परीक्षा, ये सब कार्य करने की बात करता है। ये सब फैक्ट याद रखना है। वहीं राजेंद्र एन शाह बनाम भारत संघ 2021 में आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 9B के में केवल बहुराज्य सरकारी समितियां, जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, पर ही लागू होगा, राज्य स्तर की समितियों पर नहीं। यह राज्य इनकी पुष्टि न करे। अर्थात नए नवीनतम आलेख में यह बात बोलता है, जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव स्टेट जो सोसाइटियां हैं, उस पर ध्यान रखिएगा, बहुराष्ट्रीय सहकारी समितियों के नियम लागू होंगे, न कि राज्य के जो सहकारी समितियों नियम बनाए थे वो लागू, अर्थात केंद्र की लागू होंगे, केंद्र के अधिनियम लागू होंगे। ये सब फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मरण दिवस कब मनाया गया? 20 जनवरी, 25 जनवरी, 27 जनवरी, 30 जनवरी। देखिए 27 जनवरी को यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। जो ये क्यों मनाया जाता है, यह भी फैक्ट याद रखना है कि जब
जब आपको 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, उस समय सोवियत सेना ने नाजी जर्मन के जो जो ऑस्विट्स है, यातना शिविर युक्त शिविरों से मुक्त किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सबसे बड़ा नाजी मृत्यु शिविर माना जाता था इसे। तो 27 फरवरी के चुनने का यह दिवस इसलिए है। और यह 2005 में घोषित किया गया है कि 27 जनवरी को यह दिवस मनाया जाएगा, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अर्थात यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। इस फैक्ट याद रखने हैं। क्लियर है। अब है 22वां नंबर प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में किस देश ने शोधकर्ताओं ने स्टारगाई रोग के इलाज के मदद के लिए एक जीन संपादन तकनीक विकसित किए हैं? देखिए, आंखों का एक रोग होता है जो बच्चों को और युवाओं को हो जाता है, जिनकी दोनों आंखें खराब हो जाती है। तो इसके कौन सा आपको जीन संपादन तकनीक विकसित किया जो ये आनुवांशिक रोग है? तो भारत, यूएस, जापान, स्विट्जरलैंड। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको स्विट्जरलैंड के द्वारा यह क्या किया गया है, इस तकनीक का विकसित किया गया स्विट्जरलैंड के द्वारा, उसके शोधकर्ताओं के द्वारा, जो स्टारगाई रोग है उसके द्वारा। तो आपको प्रश्न पूछ सकता है। देखिए, यहाँ पर कुछ धब्बे बन जाते हैं, कुछ आंख पर, दोनों आंखों पर थोड़ा सा क्या होता है, वंशानुगत जो अनुवांशिक नेत्र रोग इसे बोला जाता है, बच्चों और युवाओं को हो जाता है। और ABCA4 जीन्स को ये प्रभावित करता है, जिसका कारण विटामिन ए उपयोग प्रभावित हो जाता है। वसायुक्त पदार्थ अर्थात लिपोफ्यूसिन मैक्यूला पर जमा हो जाता है। यह जो आंखों पर यह जो देख रहे हैं, दाग देख रहे होंगे, वो वहां पर वसा जमा हो जाता है, जो मैक्यूला रेटिना का छोटा हिस्सा होता है, शार्प और सेंट्रल विजन को के लिए आवश्यक होता है, उसको प्रभावित करता है। दोनों आंखों को यह प्रभावित कर सकता है। इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। तो ये जो मील का पत्थर साबित हो सकता है स्विट्जरलैंड के शोधकर्ताओं द्वारा जो यह रोग के जो जीन संपादन तकनीक विकसित की गई है। तो इस तरीके से आपसे यहाँ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा सा फैक्ट याद रखना है। 23वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संस्थान संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिबंध कंपनियों सूची वाले एंटिटी लिस्ट से हटा दिया गया है? अमेरिका की एक लिस्ट होती है जिसमें यह तय किया जाता है किसी देश को हम किस प्रकार की प्रौद्योगिकी देंगे। तो यहीं पर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCA है, इंडियन रेयर अर्ब्स लिमिटेड है और अदानी ग्रुप समूह है। तो इन चारों समूह कंपनियों में से, संस्थाओं में से किसे जो एंटिटी लिस्ट है उससे हटा दिया गया? केवल एक सही है, अर्थात जो 4 में से केवल एक को ही हटाया गया। केवल तीन सही है, अर्थात 3 गो को किसी को हटाया गया। 1 2 3 या 1 2 4 या 4 3 2 या 2 3 4, इस तरीके से किसी संस्था को हटाया गया। या सभी सही है, अर्थात चारों को हटाया गया, सभी गलत है, किसी को नहीं हटाया गया। तो इसका सही उत्तर होगा 3 संस्थाओं को हटाया गया। ये 3 संस्थाएं अदानी ग्रुप समूह को हटाकर आपको ये तीनों को याद रखना है जो एंटिटी लिस्ट से बाहर किया गया। एंटिटी लिस्ट मुख्यतः ध्यान रखिएगा, यह है विदेशी व्यक्तियों, व्यवसाय और अनुसंधान संस्थानों, सरकारी संगठनों को आदि को सूचीबद्ध करता है। कुछ निर्दिष्ट सामग्री जो लिस्टेड अमेरिका के कानून में लिस्टेड है सामग्री, उसके व्यापार को विशेष लाइसेंस लेना होगा, जिसमें लाइसेंस का अर्थ यहाँ होता है कि जिन सामग्रियों व्यापार किया जाएगा वे सामग्रियां या आतंकवाद, सामूहिक विनाश, के हथियार, WMD जैसे कार्यक्रमों में उपयोग नहीं किए जा सकते। इसलिए इन संस्थानों, जब भारत परमाणु परीक्षण कर रहा था तो वहां से ही चर्चा का विषय बना हुआ था, बीच बीच में इसे हटाया गया, लगाया गया, तो वर्तमान में से हटाया गया। तो याद रखिएगा 3 भारतीय संस्थाओं को 2008 में हस्ताक्षरित भारत अमेरिकी परमाणु सहयोग समझौते का नया अवसर दे सकता है। जो हम लोग 1 2 3 समझौते कर रखे हैं ना अमेरिका के साथ, असैन्य परमाणु समझौता, उसको नया रूप दे सकता है। तो ये चर्चा का विषय बन जाएगा। तो हो सकता है यहाँ से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। 24वां नंबर प्रश्न है, जनवरी 2025 में कौन सा एस्ट्रोनॉमिक इवेंट रिकॉर्ड किया गया? सुपरमून का, महाधूमकेतु का जिसे ग्रेट कोमेट कहते हैं, सूर्य ग्रहण, शुक्र ग्रह का जो ऑब्सक्यूरेशन है। याद रखिएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। पर ध्यान रखिए जनवरी 2025 बोल रहा, अगर शुक्र के जगह यहाँ पर शनि लिख दिया जाए, शनि के छल्लों में ऑक्सीडेशन किया गया, तो यह दोनों कथन सही हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। केवल अगर शनि नहीं रहता, यहाँ पर शुक्र है तो ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पर शनि रहता तो ये दोनों सही होगा और ऑप्शन चेंज हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा उस चीज को। तो देखिए क्या हुआ कि एक धूमकेतु, बड़ा धूमकेतु जिसको C 2024 G3 अल्टास कहा गया, ध्यान रखिएगा इसका 13 जनवरी 2025 को अपने सर्वाधिक निकटतम बिंदु पर परिहिलाइन, जो हमारा लाइन है, उसके पास पहुंच गया, जहां सूर्य से लगभग 0.093 AU की दूरी पर था। इस दौरान वर्ष 2025 का सबसे चमकीला धूमकेतु बनकर उभरा, जिसके चमक लगभग
3.8 से लेकर 4.5 मैग्नीट्यूड तक रिकॉर्ड किया गया, उजाला कर दिया था रात को। ध्यान रखिएगा, नन जो प्रिडिक्ट कॉमेट है या जो ओट बादल में आई है कक्षा लगभग 16 लाख जो साल पुराना यह बोला जाता है, इसकी दृश्यता विशेषता संगठन इस रूप से था। ये क्या है कि आपको सुबह शाम और शाम आसपास नग्न आंखों से भी देखा गया। उत्तरी गोलार्ध और अधिक चुनौतीपूर्ण रहा क्योंकि सूर्य नजदीक था, इसलिए अब यहाँ पांचवें ऐसे धूमकेतु से था जिसे दिन के समय भी देखा जा सका। और एक दुर्लभ घटना हुई जो शाम का वक्त था, उस समय इसे देखा गया और उजाला पूरा कर दिया था। इस तरीके से कॉमेट आपको गया था। तो इस तरीके से याद रखिएगा इस कॉमेट को, थोड़ा सा धूमकेतु को, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। 25वां नंबर है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने जनवरी 2025 में जलवायु न्याय पर एक नई पहल शुरू की जिसका उद्देश्य विकासशील देशों के जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को निपटने में मदद करेगा? ग्रीन क्लाइमेट फंड, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ऑक्सफैम, ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट। तो याद रखिएगा कि जनवरी 2025 में जलवायु न्याय के लिए ग्रीन क्लाइमेट जो फंड है वो एक नया मदद करता, नई पहल शुरू करता है जिसके तहत विकासशील देशों को मदद करेगा उसके तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए और उसके ग्रीन एनर्जी को प्राप्त करने के लिए। ध्यान रखिएगा जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है GCF जो UNFCCC के तहत काम करता है, ध्यान रखिएगा 2025 में जलवायु न्याय पहल को शुरू करता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? विकासशील देशों तक क्लाइमेट जस्टिस की बात करता है। लागत जो सहयोग है, तकनीकी सहायता, अनुकूल क्षमताओं को विकसित करना, उसको अच्छे से मॉनिटरिंग करना, ये सब इसका काम है। अब 27 देशों में लगभग 741 मिलियन तक यह प्रतिज्ञा ली गई, इसके लिए पहल किया जाएगा। इसी तरह वित्त पोषण की बात करता है, विकसित देशों में लगभग 100 बिलियन 2020 के योगदान की समीक्षा करने की बात करता है। महत्वपूर्ण पहलों में हम बात करें 2003 में GCF जो है ग्रीन जो क्लाइमेट फंड है वो सेकेंडरी जो पुनः पूर्ति प्रक्रिया है, रिप्लेसमेंट के शुरू करने की बात करता है। और हम नए प्रयोगों की बात करेंगे, जोड़ने का प्रयास करें, तकनीकों को जोड़ने का प्रयास करें, विकसित और विकासशील देशों को सहयोग की बात करेंगे, ये सब बात करता है। जनवरी 2025 में क्लाइमेट जस्टिस इनिशिएटिव की शुरुआत करता है यह, जिसका उद्देश्य गरीब देशों के जलवायु परिवर्तन निपटने के लिए न्याय संगत सहायता प्रदान करने की बात करता है। वहीं ग्रीन क्लाइमेट फंड की हम बात करें तो ध्यान रखिए 2010 में COP16 के तहत इसे अपनाया गया, UNFCCC के तहत जो कैनकुन मैक्सिको में आयोजित किया गया, उसमें निर्णय लिया गया था। मुख्यालय इंचियोन दक्षिण कोरिया में। अब संस्थापक निकाय जो था UNFCCC है और उद्देश्य इसका विकासशील देशों की जलवायु परिवर्तन रोकथाम अनुकूलन के लिए यह कार्य करेगा। तो यह नया जलवायु न्याय है जो जस्टिस है, क्लाइमेट जस्टिस, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, इसके तहत शुरू किया गया। वहीं 26वां नंबर प्रश्न पर आते हैं, विश्व की सबसे खतरनाक मकड़ी प्रजातियों में से एक बिग बॉय की खोज कहाँ की गई? भारत, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका। तो इसका याद रखिएगा सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर खोजा गया है बिग बॉय। अब ये मकड़ी है, ध्यान रखिए 9 सेंटीमीटर 9 टांगों वाली 9 सेंटीमीटर टांगों सहित आपको पहुंच जाती है। देखिए 9 सेंटीमीटर यहाँ पर लगभग अप्रॉक्स माना जाता है। ये ऑस्ट्रेलियन जो म्यूजियम उसके द्वारा जारी किया जाता है। अब बिग बॉय इसका नाम रखा गया है जो अत्यंत विषैला प्रजाति का यह माना है। 1980 के दशक में प्रतिवर्ष विकास के बाद कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं हुई, ये सब फैक्ट याद है। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया में एक कार्म फ्लावर भी चर्चा में था। यह पौधा बहुत दशकों बाद यह फूला है, यानी पुष्पित हुआ है, तो यह चर्चा का विषय बन जाता और यह IUCN के इंजर्ड श्रेणी में शामिल है, लिस्ट में शामिल है, इसलिए अभी चर्चा में। तो यह चर्चा का विषय, तो आपको प्रश्न पूछ सकता है। इंडोनेशिया के जंगलों में भी यह पाया जाता है, तो यह ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ इंडोनेशिया में पाया जाता है। तो यह पहली बार ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में खिला है। इस तरीके से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया से दो कनेक्ट न्यूज है, तो इसे अच्छे से कवर करके जाइएगा आप लोग। नेक्स्ट है 27वां, जनवरी 2025 में किस देश ने बुर्का पर प्रतिबंध की घोषणा की है? फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम। तो इस तरीके से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं और यह बहुत ही चर्चा का विषय रहता है जिसको आप लोगों को याद करके जाने की आवश्यकता है। इसमें अगर हम बात करें तो इसका सही उत्तर क्या होगा? स्विट्जरलैंड के द्वारा हाल ही में यह घोषणा जनवरी 2025 में की गई है। यह फैक्ट याद रखें। इसके अतिरिक्त बहुत से देश है जिसने बुर्का को बैन किया, जिसमें हम यूरोपीय देशों की बात करें पूर्ण प्रतिबंध को तो फ्रांस, बेल्जियम, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड के द्वारा इस पर प्रतिबंध लाया। वहीं अफ्रीकी देशों की बात करें तो कैमरून, चाड, कांगो देश है उसके द्वारा किया गया। गैबोन, सेनेगल, ट्यूनीशिया, अनेक देश जो 2015 ऑन वार्ड स्थानीय सुरक्षा कारणों से चलते प्रतिबंध लगा गया। मध्य एशियाई और मध्य एशियाई जो देश हैं, एशिया मध्य एशियाई देश चीन, किर्गिस्तान, श्रीलंका, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान सार्वजनिक जगहों पर सरकारी संस्थानों में चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाया है।
पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया, पर आंशिक प्रतिबंध तो बहुत से देशों के द्वारा लगाए गए हैं, इसको याद रखना है। पर स्विट्जरलैंड हाल ही में बुर्का बैन कर देता है, 1 जनवरी 2025 से यह लागू हो जाता है, फैक्ट याद रखना है। क्लियर है? चलिए इसके अतिरिक्त 28वें नंबर प्रश्न पर आते हैं। वर्ष 2025 में विश्व व्यापार संगठन WTO माराकेश समझौते कौन सी वर्षगांठ मना रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे स्टार श्रेणी में रखिएगा। WTO से प्रश्न पूछ दे, या गेट से प्रश्न पूछ दे, या उसके स्थापना से वर्तमान जो भी नियम कानून बनाए गए हैं समझौते के तहत वहां से प्रश्न पूछे। इस साल WTO से प्रश्न जरूर आने चाहिए, स्टार श्रेणी में रखिएगा। 28 है, 30 है, 32 है, 35 है, तो इस वर्ष इसका 30 अर्थात 30वां आपको स्थापना या वर्ष मना रहा है, वर्षगांठ मना रहा है। हम बात करते हैं जब उरुग्वे दौर जब हुआ था 1986-94 के बीच, उसके बाद 1994 में 123 देशों ने मराकेश मोरक्को में मराकेश समझौते पर हस्ताक्षर करके इस संगठन का निर्माण करवाया था। वही 1995 में, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तौर पर WTO का सृजन होता है, जो गेट के जगह लेता था, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, जो 1948 में विश्व व्यापार के विनियमित के तहत गठित की गई थी। याद रखिएगा, गेट का ही संस्करित रूप WTO है, इस फैक्ट को अच्छे से याद रखिए। वहीं हम लोग WTO की बात करें तो याद रखिएगा, WTO की स्थापना 100 वर्तमान सदस्य 166, जहां पर 98% हिस्से की प्रतिनिधि करता है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जेनेवा में। याद रखिएगा, मंत्री स्तरीय जो सम्मेलन है, निर्णय लेना सर्वोच्च निकाय है, और विवाद समाधान निकाय जो है व्यापार संबंधी विवादों का निपटारा करता है संस्था का संरचना के तौर पर। ये सब फैक्ट याद रखना है। और याद रखिएगा, 123 देशों ने माराकेश समझौते को क्या किया था, अपनाया था, जिसके आधार पर WTO की स्थापना 1995 में की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA के अध्यक्ष किसे चुना गया? भूपेंद्र यादव, प्रकाश जावड़ेकर, अनिल कुमार चौबे, हरदीप सिंह पुरी। देखिए, राष्ट्रीय खबरों से भी हो सकता है, पर अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से देखने का प्रयास कीजिएगा, इसमें प्रश्न वहां से बहुत बन सकते हैं। तो भूपेंद्र यादव जो है, उनको इनका क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। तो यह इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भारत का एक इनिशिएटिव है, जिसके तहत भारत ने जो 16 जून 2025 को प्रथम निर्वाचन इसका होता है, जिसमें भूपेंद्र जो हमारा पर्यावरण मंत्री हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण और वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री, उनको अध्यक्ष बनाया जाता है। और 23 जनवरी 2025 को यह प्रभावित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, याद रखिएगा, यह पूर्ण अंतर सरकारी संगठन के रूप में स्थापित हुआ। पहले एग्जीक्यूटिव बोर्ड के तौर पर इसका गठन इसी वर्ष हुआ है। जब ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना 9 अप्रैल 2023 को होता है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्थापित किया जाता है। जब 50 वर्षों के प्रोजेक्ट जो हमारा टाइगर था उसके अवसर पर यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो हमारा एक बिग कैट है, जिसमें जागुआर, पूमा, लेपर्ड, लायन, टाइगर और चीता और स्नो लेपर्ड आते हैं, उसको संगठित करते हुए आपको इसके लिए संरक्षण के लिए काम करने के लिए यह संगठन का गठन हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, रूप 23 जनवरी 2025 को इसकी संरचना पहचान हुई। उसके बाद इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर इसे बनाया गया। उसके शुरुआती 5 देश भारत, निकारागुआ, एस्टोनिया, सोमालिया, लाइबेरिया ने समझौते की पुष्टि की, और अब तक 27 देशों ने इसकी पुष्टि स्वीकार कर ली। ध्यान रखिए, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। जब ध्यान रखिएगा, इसके बाद 17 अप्रैल 2025 को जो हालिया घटनाक्रम जो इसमें भारत सरकार द्वारा IBCA के बीच प्रधानमंत्री समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। वही 2023-24 में 2028-29 तक लगभग 150 करोड़ रुपए के लिए सार्वजनिक सहायता देने की बात की। वित्त वर्ष 23-24 से लेकर 28-29 तक तो 150 करोड़ का इसमें सहायता भी भारत कर रहा है। इसे फैक्ट याद रखें। आज का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा हाल ही में विश्व का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया गया? USA, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो ध्यान रखिएगा, ये 1200 हॉर्स पावर 12,000 हॉर्स पावर का है, हॉर्स पावर HP का है, जो बहुत ही शक्तिशाली है, भारत के द्वारा बनाया गया। इसका पहला जो इसको ट्रायल लिया जाएगा हरियाणा के जिन सोनीपत मार्ग में किया जाएगा। याद रखिएगा, अभी तक केवल 4 देश दुनिया के जो आपको हाइड्रोजन से चलने वाली आपको पावर इंजन का निर्माण किया, जिसमें जर्मनी है, फ्रांस है, स्वीडन है, चीन है, जो 500 से 600 हॉर्स पावर वाले ही बना रखे हैं। पर भारत ने क्या किया, उससे डबल 1200 हॉर्स पावर वाले हाइड्रोजन जो ट्रेन के इंजन होते हैं उसको बना दिए। अब इसी तरीके से जब हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के प्रकारों में ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लैक हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, टर्कुलाइज हाइड्रोजन, पिंक या पर्पल हाइड्रोजन,
व्हाइट हाइड्रोजन की चर्चा होती है। इसके स्रोत की बात करें, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से हम प्राप्त करते हैं ग्रीन को, कोयला लिग्नाइट से आपको ब्लैक या ब्राउन हाइड्रोजन की प्राप्त करते हैं, प्राकृतिक गैस से स्टीम मीथेन, रिफाइनिंग से आपको ग्रे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं, एसएमआर अर्थात जो स्टीम मीथेन रिफाइनिंग है, या कोयला आधारित से हम क्या प्राप्त करते हैं, ब्लू हाइड्रोजन, CO2 कैप्चर और स्टोरेज CCS तकनीकों का उपयोग करके हम ब्लू हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। टर्काइज हाइड्रोजन मिथेन जो पारोसिलिस जो मेथड है उसके माध्यम से हम इस मिथेन को इस हाइड्रोजन को प्राप्त करते हैं। पिंक पर्पल हाइड्रोजन परमाणु ऊर्जा जल विद्युत अपघटन से प्राप्त करते हैं। वही व्हाइट हाइड्रोजन प्राकृतिक रूप से भूमिगत स्रोतों में होती है, वहां से हम प्राप्त करते हैं। तो ध्यान रखिए, इस तरीके से आपको हाइड्रोजन चर्चा में रहता है, तो आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आपको बार बार पूछेगा, हाइड्रोजन चर्चा में रहेगा। तो इस तरीके से चर्चा को अच्छे से बना कर रखिएगा, प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं और डेली आपको यह MCQ प्राप्त होगा। इसका जो PDF है आपको पेड ग्रुप में प्राप्त होता है। PDF इसका जो है A4 PDF है, A4 PDF है, वो पेड ग्रुप में है। और आपको जो PPT PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराया जाता है। तो आप लोग क्या करिएगा, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर ले। जिनको A4 साइज जो प्रिंटेबल होता है वो आप परचेज कर लीजिएगा, बैच आपको वहाँ से उपलब्ध हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं कल हम लोग डे 4 के करंट अफेयर्स पर, जिसमें हम लोग बिहार स्पेशल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।